एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट के पॉलिटिकल साइंस के मेरे विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड की हम बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे इस विषय में कुछ बातें आज नई शेयर करूंगा। हमने पिछले दिन टॉपिक नया कौटिल्य शुरू किया था। आज हम बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य का सप्तांग सिद्धांत। अब यहाँ आप मनु और कौटिल्य की तुलना करते हुए चलिए तो आप दोनों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मनु समर्थन कर रहे हैं राज्य के दैवीय सिद्धांत का, कौटिल्य बात कर रहे हैं राज्य के अनुबंध सिद्धांत का। इसका आशय क्या हुआ? आप इसे यूँ समझें कि जब राजा 8 देवताओं के अंश से जन्मा है मनु के मुताबिक, तो राजा के विरुद्ध जाने का या उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने का अधिकार समाज में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो देवता है, उसमें देवताओं के अंश हैं, दैवीय गुण हैं, शक्तियाँ हैं, सामर्थ्य है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में ये कह रहे हैं कि पृथ्वी पर जो मत्स्य न्याय की स्थिति थी, इसमें छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा रही थीं। ये उदाहरण है उनका देने का कि जिसकी ताकत थी उनकी सत्ता थी। और इस स्थिति से बचने के लिए पृथ्वी के निवासियों ने मनु से प्रार्थना की कि आप हम पर शासन करें। ये चीज़ें मैं आपको पिछले अध्याय में बता चुका हूँ। अब आज हम बात करें राज्य के सिद्धांत की। हम राज्य की उत्पत्ति पिछली बार देख चुके थे। अब यहाँ आप इस बात को समझें कि सप्तांग सिद्धांत की बात मनु ने भी की है और कौटिल्य ने भी, लेकिन कौटिल्य का जो व्याख्या का कलेवर है वो मनु से बहुत विस्तृत है, व्यापक है। सप्तांग सिद्धांत जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें 7 अंग हों। पहला अंग स्वामी या राजा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, कौटिल्य ने इसको राज्य का एक मुख्य अंग माना है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि वह आदेश देगा, प्रजा की रक्षा करेगा, जन कल्याण के कार्य करेगा, प्रजा उसे कर देगी। यानी राज्य के सारे महत्वपूर्ण कार्य स्वामी के द्वारा किए जाने हैं, इसलिए कौटिल्य ने इनको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लेकिन ये महत्वपूर्ण जो उसको अधिकार मिले हैं आदेश देने के, कर लगाने के और वसूलने के, प्रशासन पर नियंत्रण रखने के, इनके पीछे भारी जिम्मेदारियां भी हैं, उत्तरदायित्व भी हैं। और कौटिल्य ने कहीं पर भी राजा के विरुद्ध विरोध करने का अधिकार जनता से छीना नहीं है। तो यहाँ पर राजा को राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वो अपने शक्तियों को जब उपयोग करेगा तो ये ध्यान रखे कि उस पर उत्तरदायित्व भी है। दूसरा राज्य का महत्वपूर्ण अंग है अमात्य या मंत्री या मंत्री परिषद। यहाँ मनु मंत्री परिषद की संख्या सीमित करते हैं 7 या 8, लेकिन कौटिल्य ने मंत्री परिषद की संख्या के विषय में कोई बंधन नहीं लगाया है। वो ये कहते हैं कि अति विशिष्ट व्यक्तियों को, योग्य व्यक्तियों को ही मंत्री परिषद में नियुक्त किया जाना चाहिए, जो अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हों। लेकिन यहाँ वो एक बात कहते हैं, इस पर वो स्पष्ट हैं कि मंत्रियों की संख्या जो है वो निर्भर करेगी कार्यों पर। अगर राज्य का आकार बड़ा है तो निश्चित तौर पर कार्य ज़्यादा होंगे तो उन कार्यों को करने के लिए अधिक मंत्री और अध्यक्ष चाहिए होंगे। मंत्री परिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राजा को परामर्श देना। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसकी जब विशद विवेचना हम करते हैं और बारीकी से, तो इसका अर्थ यह है कि जो धर्म और न्याय की शक्ति है, कौटिल्य उस शक्ति को राजा और मंत्री परिषद के बीच में बांट रहे हैं। यानी राजा निर्णय करने का एकमात्र अधिकारी नहीं है, उसे हर बात में मंत्री परिषद से परामर्श जरूर करना चाहिए, भले अंतिम निर्णयकर्ता
वही है। तीसरा जो अंग है वो है जनपद। जनपद का आशय है वो भूमि जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आ रही है और उस पर निवास करने वाली जनसंख्या। कौटिल्य ने यहाँ भी कोई निश्चित आकार या कोई निश्चित जनसंख्या की मात्रा का वर्णन नहीं किया है। वो ये मानते हैं कि जो ये जनपद है ये आकार में इतना बड़ा हो कि राज्य की सुरक्षा और जनता की आवश्यकताएं और कल्याण तीनों इसके द्वारा संभव हो सकते हो। यदि राज्य आकार में छोटा है तो भी परेशानी का कारण बन सकता है, और यदि बहुत बड़ा है तो वो भी राज्य के लिए मुसीबत की वजह बन सकता है। कौटिल्य चाहते हैं कि भूमि और रिसोर्सेज, जिसको आप कहते हैं स्रोत, वो इतने हों कि राज्य की सुरक्षा और जन कल्याण दोनों जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो इससे सुनिश्चित हो सकते हो। राज्य का चौथा अंग है दुर्ग। दुर्ग का आशय है राज्य के चारों ओर बनी हुई सीमा। कौटिल्य चाहते हैं, उनका ये मानना है अर्थशास्त्र में, कि राजा को अपने राज्य के चारों ओर एक मजबूत चार दीवारी रखनी चाहिए और स्थान स्थान पर दुर्ग बनने चाहिए ताकि राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दुर्गों को उन्होंने चार प्रकार का बताया है। पहला है औदक। औदक का आशय एक ऐसे दुर्ग से है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरा जो दुर्ग का प्रकार है वो है पार्वत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो पर्वतों के ऊपर बना हुआ हो और आसपास गुफाओं और कंदराओं से घिरा हुआ हो। ये आप देख रहे होंगे कि इसका मूल कारण ये है कि शत्रु की पहुंच वहाँ तक आसानी से ना हो पाए। दुर्ग का तीसरा प्रकार है धानवन, यानी ऐसा दुर्ग जो मैदान में बना हुआ हो और वहाँ घास या पानी की कोई बाध्यता या सीमा नहीं हो। चौथा प्रकार दुर्ग का है वो है वन दुर्ग, यानी ऐसे दुर्ग जो जंगल में बने हों, जंगलों से घिरे हुए हों, जो कि प्राकृतिक रूप से राज्य को एक सुरक्षा प्रदान करें। राज्य का पांचवा अंग है कोष। आप देखिए राज्य के दोनों ही कार्य जो अति महत्वपूर्ण हैं, सुरक्षा और जन कल्याण, इनके साथ साथ अनेकों कार्य और भी होते हैं और हर कार्य को संपन्न करने के लिए एक संपन्न कोष की बेहद ज़रूरत होती है। तो कौटिल्य ये स्पष्ट कहते हैं कि राजा का जो कोष है राज्य का वो पर्याप्त संपन्न होना चाहिए। राजा को न्यायोचित आधार पर कर लगाना चाहिए और इस कर को एकत्र करने वाले अधिकारी जो नियुक्त किए जाएं वे बड़े सुदृढ़ चरित्र वाले और ईमानदार लोग होने चाहिए, और जब वो इस कार्य को कर रहे हों तो उनकी बीच बीच में जांच भी राजा को करवानी चाहिए कि कहीं वे पथभ्रष्ट तो नहीं हो रहे हैं। और जो कोषाध्यक्ष है यानी कोष का अधिकारी, उसको राजा जब भी उससे कोई सूचना मांगे किसी मात्रा के बारे में या किसी उपयोगिता के बारे में, तो उसे अविलंब वो सूचना राजा को उपलब्ध करानी चाहिए। राज्य का अगला अंग है दंड। दंड यानी सेना। अब यहाँ मनु और कौटिल्य के विचार लगभग एक से हैं। कौटिल्य मानते हैं कि सेना इतनी बड़ी और सक्षम होनी चाहिए कि वो राज्य के आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से राज्य की रक्षा कर सके और आवश्यकता पड़ने पर साम्राज्य विस्तार में भी काम में ली जा सकती। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। कौटिल्य ने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन वर्णों से सैनिकों की भर्ती करने का एक निर्देश दिया है और ये कहा है कि सामान्यतः राजा को ब्राह्मणों को सेना में भर्ती नहीं करना चाहिए। इसके पीछे वे तर्क देते हैं अर्थशास्त्र में कि क्योंकि वो अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, स्वभाव से कोमल हैं और युद्ध में और संघर्ष में जिस दृढ़ता की आवश्यकता होती है वो चीज़ ब्राह्मणों में कुछ कम होती है। इसलिए उन्होंने राजा को यह मार्गदर्शन दिया है कि अपनी सेना के अंदर ब्राह्मणों को चौथी वरीयता पर रखें प्रवेश करते वक्त, और जहाँ तक हो सके उन्हें सैनिकों के रूप में भर्ती ना करें। इसके अलावा सैनिकों का कठोर प्रशिक्षण को कौटिल्य ने अनिवार्य माना है।
राज्य का 7वां और अंतिम अंग है मित्र। कौटिल्य मानते हैं कि राजा जन कल्याण के कार्य तभी कर पाएगा जब वो अपने आप को सुरक्षित अनुभव करेगा और ज़्यादा कोष का धन वहाँ व्यय नहीं होगा। और ये तभी हो पाएगा जब आपके मित्र ज़्यादा हों और शत्रु कम। कौटिल्य स्पष्ट कहते हैं कि शक्तिशाली मित्र भी राज्य का सामर्थ्य होते हैं। मित्र आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। तो ऐसे में आप प्रजा कल्याण के कार्य को ज़्यादा अच्छी वरीयता के साथ, ज़्यादा विशेषता के साथ कर पाएंगे। बस यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांतों को वरीयता नहीं दी है कि कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या कौन सा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि परिस्थिति के अनुसार इनकी उपयोगिता या इनका महत्व तय होता है।